हेलो फ्रेंड, तो कल हम लोग एवरेज मोलिकुलर मास के बारे में पढ़ रहे थे। उस पे से कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। देखो हम लोग अभी तक तीन टाइप के ही मोल्स फाइंड करने के लिए हम तीन टाइप के ही फॉर्मूला पढ़े हैं। मोल्स निकालना, ठीक ना। पहला क्या था? पहला फॉर्मूला था गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है ना। ये मोल्स फाइंड करने के लिए पहला फॉर्मूला था, ठीक ना। ये सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये तीनों के लिए वैलिड है, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला था मोल निकालने का, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक ना। वो कुछ भी हो, सॉलिड भी हो, लिक्विड हो या गैस है, वो तीनों के लिए वैलिड है, ठीक ना। एक और था बड़े हैं मोल्स निकालना, गिवन पार्टिकल्स गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है ना। ये भी इसके लिए सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों के लिए वैलिड है, ठीक है ना। एक और मोल के लिए हम लोग लास्ट में देखे, मोल फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। ये गैस के लिए है, ठीक है ना। ये हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। इस पे हम न्यूमेरिकल्स आपको नहीं दिए थे, एक न्यूमेरिकल हम लोग इस फॉर्मूले पे कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हम पहले भी हम आपको ये फॉर्मूला बता चुके हैं मोल्स फाइंड करने के लिए, गिवन मास बाय मोलर मास, सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों के लिए वैलिड है। अगर अगर पार्टिकल गिवन दिया हुआ है तो गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, तो भी मोल मिलता था, वो भी सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों के लिए वैलिड है, ठीक है ना। अगर गैस के टर्म में बात कर रहा है तो मोल्स फाइंड करने के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। ये है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो मैं इसको मिटाता हूं। एक न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे करते हैं। कैलकुलेट number of oxygen atom in CO2 gas occupied (122 ml) at STP। ठीक है, आपको क्या निकलना है? बोल रहा है
कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन CO2 गैस ऑक्युपाइंग एट इतना ml एट STP। ठीक है ना, आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। तो क्या है फॉर्मूला, अगर गैस के टर्म में फॉर्मूला क्या था, मोल्स निकालना, गिवन वॉल्यूम गिवन दिया हुआ है 112 ml, गिवन वॉल्यूम गिवन एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ml दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको ml में कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 22.4। ठीक है, ये कितना आएगा, 5 × 10⁻⁻3। ये क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो आपको मॉलिक्यूल्स में जाने के लिए क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू, अभी एवोगाड्रो नंबर में ही रखते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 है, तो सिंपल है यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, ये आपको मिल गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, समझ में आता है। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, देखिए अब एक लॉ हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली देखना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लेवोसियर ने दिया था। लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है ना, इसने बताया इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शंस। जो भी अब मतलब यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट में मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। ठीक है ना, मास हमेशा कंजर्व होगा। अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया, एटम कैसे कंजर्व करते हैं, आपको कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपली आ गया तो आप मोल कंसेप्ट का अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ मास इसको अच्छे से समझना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मोल कंसेप्ट का। अगर कोई भी क्वेश्चन है और कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया तो आप किसी भी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोलता है इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट
इनिशियल मास ऑफ reactant initial mass of reactant always constant throughout the reaction। ठीक है, आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़े हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये नहीं हम बना सकते हैं, नहीं उसको हम लोग बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है ना, मास कैन neither be created nor be destroyed in any chemical reaction। ठीक है ना, मास ऑलवेज कंजर्व थ्रू आउट द रिएक्शंस। ठीक है, बोल रहा है कि मास हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, देखो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया तो आपको अच्छे प्रॉब्लम करने आएंगे पहले। ठीक है ना, देखो कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, जिसे ये बोल रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितने मास ऑफ रिएक्टेंट में होंगे, ठीक है ना, उतने मास प्रोडक्ट में भी होंगे। ठीक है ना, बोल रहा है कि मास ऑलवेज कंजर्व थ्रू आउट द रिएक्शंस। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जो मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस है और O2 गैस है। ठीक है ना, ये बनाया H2। ठीक है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, एक रिएक्शन है, बोलता है कि मास ऑलवेज कंजर्व थ्रू आउट द रिएक्शंस, मतलब मास कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, कैसे, देखिए ये पहले हम लोग देख लें बिफोर रिएक्शन। अब देखो ये दोनों अगर रिएक्शन नहीं किए हैं, ठीक है ना, अब रिएक्शन नहीं किए बिफोर रिएक्शन, तो मास यहाँ पे देखिए बिफोर रिएक्शन, ठीक है ना, कितने मोल्स है यहाँ पे 2, इधर कितने 1, इधर कितने होंगे 0। आफ्टर रिएक्शन, ये बिफोर रिएक्शन है, ये आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, जब रिएक्शन कर गया तो यहाँ पे तो खत्म हो गया और यहाँ पे क्या होगा 2 मोल्स। ठीक है, अब देखो बोल रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे, मास बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन के पहले का मास। ठीक है ना, 2 मोल्स हाइड्रोजन क्या है 2 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितने मास है 32, ये कितना हो गया
36 ग्राम, ठीक है ना। मास आफ्टर रिएक्शंस, मास आफ्टर रिएक्शन, देखो कितने मास का है रिएक्टेंट का, 36। अब रिएक्शन कर गया तो अब देखना प्रोडक्ट का मास कितने यहाँ पे, हाइड्रोजन्स 4 प्लस 32, ठीक है ना। 2 मोल्स ऑक्सीजन का इधर है, ये कितना हो गया 36, ठीक है ना। तो मास तो ऑलवेज कंजर्व, मास ऑलवेज कंजर्व थ्रू आउट द रिएक्शंस, ठीक है ना। ये हमेशा बोल रहा है कि इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, जो अपने मास वाले इधर है उतना ही मास आपको प्रोडक्ट में भी मिलेगा, मतलब रिएक्टेंट में जितने मास होंगे उतने ही मास प्रोडक्ट में भी होंगे। अगर यहाँ पे मास जितने हैं रिएक्टेंट में देख लेंगे उतने ही मास प्रोडक्ट में होंगे, तो मास हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आया। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें। मास कंजर्व का मतलब है कि जितने मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। चलो मैं इसको मिटाता हूं। That is mass of reactant plus mass of product क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चलिए एक और लॉ हम लोग समझ रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, बोलता है कि कोई भी कंपाउंड अगर बन रहा है, ठीक है ना, कोई कंपाउंड है वो किसी भी सोर्स से बन रहा है, चाहे वो कहीं से भी है। जैसे मान लो कि पानी है, चाहे पानी आप नल का हो, चाहे पानी समुद्र का हो, चाहे पानी कहीं छोटी नदी का हो या कहीं का हो, किसी भी सोर्स से आ रहा हो, ठीक है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, कोई भी कहीं से भी कोई कंपाउंड कहीं से भी आ रहा हो, वो उसका रेशियो जो होगा हमेशा फिक्स होगा, ठीक है ना। ये क्या करना चाह रहा है, एक मिनट देखना। जिसे मान लो बोल रहा है कि मास ऑफ द
जैसे बोल रहा है कि जैसे मान लो पहले समझ लेते हैं, इससे H2 है, ठीक है ना, वो किसी भी सोर्स से आ रहा हो, नदी से, समुद्र से, नल से, कहीं से भी आ रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दोस्तों, कहीं से भी आ रहा हो, वाटर कहीं से भी आ रहा हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखना इसका बोल रहा है कि ये किसी भी सोर्स से हाइड्रोजन आ रहा हो, जैसे हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है ना। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने हैं, 16 ग्राम है, ठीक है ना। अगर सिंपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है ना, अगर करूंगा तो देखो ये ऐसे, अगर सिंपल हाइड्रोजन है तो 1 और ऑक्सीजन का कितना है 8, 1:8 रेशियो में हमेशा ही फिक्स रहेगा, भले ही किसी भी सोर्स से आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या है इसका डेफिनेशन पहले समझ लें, क्या ये लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन क्या कहता है। बोलता है कंपाउंड हैव डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट कंपोजिशन, सॉरी, कंपाउंड हैव डेफिनिट कंपोजिशन irrespective of the source from which it is prepared, ठीक है। बोल रहा है कि वो किसी भी सोर्स से आए 1:8 रेशियो में फिक्स ही होगा। कोई भी कंपाउंड किसी भी सोर्स से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा है, पानी है वो कहीं से किसी भी सोर्स से आया है, उसका रेशियो जो होगा 1:8 रेशियो में फिक्स ही होगा। H2 है और भी कोई कंपाउंड होता तो उसका रेशियो जो होगा हमेशा फिक्स होगा, ये कहना चाह रहा है। बोल रहा है कि कंपाउंड हैव डेफिनिट कंपोजिशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच इट इज प्रिपेयर। भले आप कैसे भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो एक सिंपल 1:8 रेशियो में हमेशा फिक्स ही होगा। अब वाटर ही है, किसी भी सोर्स से आप लाओ 1:8 रेशियो में वो फिक्स ही होगा, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना, समझ में आया। कोई भी कंपाउंड चाहे कैसे भी बना हो, ठीक है ना, उसको रेशियो हमेशा फिक्स ही होगा और वो इस टाइप के ही लाई करेंगे, 1:8 रेशियो में ही फिक्स होगा, ठीक है ना। देखो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मैं इसको हटाता हूँ।
देखिए हम इस लॉ को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसकी एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, ठीक है ना, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। देखिए ये आपको अगर आता है ये सारे लॉ, तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको लॉ पता है कि अगर ये इस रेशियो में लाई कर रहा है, ठीक है ना, वो कहीं भी सोर्स से आ रहा है, ठीक ना, उसका क्या होगा, किसी भी कंपोजिशन कहीं से भी कहीं सोर्स से आ रहा हो वो एक डिफरेंट अमाउंट में ही शो करेगा और इस टाइप के ही वो रेशियो में लाई करेगा, इसी टाइप के रेशियो में वो फिक्स होगा, ठीक ना। तो आपको पता हो जाएगा तो ज़्यादा कैलकुलेशन आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो दूसरा लॉ है लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना, लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ना, ये क्या है, लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। ये क्या कहता है पहले समझना। बोलता है कि कोई दो एलिमेंट्स है, ठीक है ना, ठीक है ना। बोलता है कि दो एलिमेंट्स है वो आपस में क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, ठीक है ना। कोई भी दो एलिमेंट्स है, अब इसमें एलिमेंट्स क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो कंबाइन करके दो अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। दो कंपाउंड बना रहा है, एक NO बना रहा है, एक NO2 बना रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि एक का मास अगर फिक्स है, ठीक है, तो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में एक डिफिनिट रेशियो में ही लाई करेगा, ठीक ना। ये क्या करना चाहे, डेफिनेशन पढ़ना। when two elements combine to form two different compounds, when two elements combine to form two different compound, ठीक है। when two elements combine to form two different compound, then different compound of one element then different compound of one element bear सिंपल रेशियो, ठीक है ना। बोल रहा है कि दो डिफरेंट कंपाउंड बनाकर दूसरा दो डिफरेंट कंपाउंड बनाया, दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर के दो डिफरेंट कंपाउंड बनाया, तो उनका भी रेशियो फिक्स होता है, ठीक है ना। कैसे, एक का किसी एक का फिक्स है, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, ये कंपाउंड है NO और ये NO2, ठीक है ना। नाइट्रोजन का मास कितना है यहाँ पे, 14 ग्राम, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉरी N2O, ठीक है ना। डिफरेंट इसका मास कितना है, 28 नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में अब ऑक्सीजन का मास कितना है, यहाँ पे 16 ग्राम
और यहाँ पे भी 16 ग्राम, ठीक है ना। अब देखना ऑक्सीजन का मास फिक्स है, ठीक है ना। एक का मास वेरी करता हो और दूसरे का मास अगर उस कंपाउंड में फिक्स है, ठीक है ना, तो 1:2 रेशियो में ही लाई करेगा। कैसे देखना, नाइट्रोजन यहाँ पे 40 और ये नाइट्रोजन यहाँ 28, ठीक है ना। अगर रेशियो देखें, ठीक है ना, इसका रेशियो, ठीक है ना, सॉरी 14/28 ये रेशियो में लाई करेगा 1:2, ठीक है। यहाँ पे भी 1:2 रेशियो में लाई करेगा। बोला कि when two elements combine to form different compound, then different mass of one element combine different compound of one element bear simple ratio, ठीक है ना। इससे पहले हमने समझ लेना कि अगर नाइट्रोजन NO है और N2 है, दो एक ही एलिमेंट से दो अलग अलग कंपाउंड बने हैं, ठीक है ना। एक का मास किसी एक का मास फिक्स, सॉरी यहाँ पे हम N2 है, ठीक ना। किसी एक का मास अगर फिक्स है, पहले हम दो कंपाउंड में देखेंगे, अगर एक का मास फिक्स है, ठीक है ना, दूसरे का मास अगर वेरी कर रहा है, ठीक है ना, तो ये 1:2 ही रेशियो में लाई करेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आया। एक बार फिर से, ठीक ना, अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स है वो कंबाइन करता है, दो डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। अगर एक का मास फिक्स है उसमें, तो वो 1:2 रेशियो में ही लाई करेगा, ठीक है ना। एक का मास फिक्स होना चाहिए, या एक का मास आप फिक्स करना हो तो आपको 1:2 रेशियो में ही लाई करेगा, ठीक है ना। वो भले एक ही एलिमेंट से दो डिफरेंट कंपाउंड ही बन रहा है, लेकिन वो तब ये है जब एक का मास उसमें फिक्स हो, ठीक है ना। एक का मास आपको फिक्स रखना ही पड़ेगा, एक का मास उसमें फिक्स ही होगा, तो वो जो रेशियो में लाई करेगा 1:2 रेशियो में ही लाई करेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, ठीक है ना। ये नाइट्रोजन भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है, ठीक है ना। दो एलिमेंट्स कंबाइन करके NO बनाता है और N2O बनाता है, ठीक है ना। तो बोलता है कि किसी एक का मास अगर फिक्स है, ठीक है, तो वही 1:2 रेशियो में ही लाई करेगा, ठीक है ना। ये बातें करना चाह रहा है।
चलिए मोल कंसेप्ट से आप एनसीईआरटी बुक का पहले मोल्स जितने मोल कैलकुलेशन दिए हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दिए हैं, आपको प्रॉब्लम्स करना, ठीक है। नहीं तो फिर लास्ट में मोल कंसेप्ट का एनसीईआरटी तो डिस्कशन करेंगे ही, आगे हम जेईई मेंस का भी या जेईई एडवांस का भी प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।